नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार। और इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं महाद्वीपों में ही। और महाद्वीपों में जब इसी क्रम में आगे चलते हैं तो अपना एक महाद्वीप आता है यूरोप महाद्वीप। और फिर यूरोप महाद्वीप की एक एक करके अपन को जानकारियाँ पढ़नी हैं। तो आप हेडिंग डालना यूरोप महाद्वीप। और यूरोप महाद्वीप हेडिंग डाल के पहले तो वही भाई, प्रत्येक महाद्वीप की पहले तो कुछ सामान्य सामान्य जानकारियाँ अपन को याद हों। तो यूरोप महाद्वीप में देखो, सबसे पहले जो इसमें जानकारियां हैं भाई, वो तो सभी महाद्वीपों पर अपन को पढ़ना है। इसके पर्वत हैं, इसके पठार हैं, यहाँ की नदियां हैं, यहाँ की झीलें हैं, यहाँ की जलवायु है, खनिज है, उद्योग है, जल संधियाँ हैं। तो एक एक करके अपन को पढ़ने हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इनका कुछ जानकारी के रूप में, तो यूरोप महाद्वीप में सबसे तो पहले लिखना, इसे उद्योगों का महाद्वीप कहते हैं। इसे उद्योगों का महाद्वीप कहते हैं। इसे उद्योगों का महाद्वीप कहते हैं। कारण क्या है, उद्योगों का महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा विश्व में उद्योगों का विकास यहीं हुआ है। और 18वीं शताब्दी में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति भी यहीं से शुरुआत हुई थी। तो एक लाइन और लिख देना, विश्व में सर्वप्रथम यहाँ 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो यूरोप महाद्वीप से हुई। और इसी कारण ध्यान रखना भी, ये प्रश्न भी कई बार आया है, तो ध्यान देना, इसे प्रगतिशील महाद्वीप कहा जाता है। ये जरूर ध्यान रखना, इसे प्रगतिशील महाद्वीप कहा जाता है। इसे ध्यान रखना, प्रगतिशील महाद्वीप कहा जाता है। उसका कारण है कि सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस इसी महाद्वीप में होती है, तो इसको नाम दे दिया गया प्रगतिशील महाद्वीप। और यही ध्यान रखना, एकमात्र महाद्वीप जहाँ कोई मरुस्थल नहीं है। ये भी ध्यान रखना भाई, एकमात्र महाद्वीप जहां कोई मरुस्थल नहीं है। ये भी ध्यान रखना भाई, ये एकमात्र महाद्वीप ऐसा है जहां कोई मरुस्थल नहीं है, कोई डेजर्ट नहीं है। जबकि प्रत्येक महाद्वीप में अपन डेजर्ट पढ़ते हुए आ रहे हैं, और ये एकमात्र ऐसा है जहां कोई डेजर्ट नहीं है, एक भी मरुस्थल नहीं है यहाँ। और फिर यहाँ देखें कुल देश, जब इस महाद्वीप में अपन बात करते हैं कुल देश, और इसमें कुल देश तो देखो 44 ही माने जाते हैं। कुल मुख्य रूप से तो यहाँ देश 44 हैं, जबकि कई जगह देखो तो 52 भी दिए हुए हैं। पर इसमें जो 8 देश हैं, उनकी जो सीमाएं हैं वो यूरोप महाद्वीप से बाहर हैं। इसलिए मुख्य देश तो कितने माने जाते हैं? 44। लेकिन यदि ऑप्शन में 52 दे तो फिर 52 भी राइट ऑप्शन हो सकता है, पर मुख्य देशों में तो आपको 44 ही याद रखना है। अच्छा, 44 मुख्य देश हैं, और इन मुख्य देशों में अपन कहें सबसे बड़ा देश, और यहाँ अपन कहें क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी, दोनों में ही सबसे बड़ा देश है यहाँ रूस। ध्यान देना भाई, जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में, दोनों में ही सबसे बड़ा देश रूस है यहाँ। और फिर यहाँ अपन देखें सबसे छोटा देश, यूरोप महाद्वीप का सबसे छोटा देश, और यूरोप महाद्वीप का सबसे छोटा जो देश है वो वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी, और ये जो वेटिकन सिटी है ये पूरे विश्व का भी सबसे छोटा देश है। तो वेटिकन सिटी में आप एक चीज़ और भी ध्यान रख सकते हैं, विश्व का सबसे छोटा देश।
विश्व का सबसे छोटा देश। ये यूरोप महाद्वीप का भी सबसे छोटा है और ये पूरे विश्व का भी सबसे छोटा देश है, वेटिकन सिटी। और फिर अपन को इस महाद्वीप में क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ें आप एक बार ध्यान दें। अब यूरोप महाद्वीप में आपको क्या क्या पढ़ते हुए चलना है, तो एक पर्वत पढ़ने हैं, पठार पढ़ने हैं, एक यहाँ देखोगे तो नदियाँ पढ़नी हैं, और एक यूरोप महाद्वीप में झीलें पढ़नी हैं। एक यूरोप महाद्वीप में आपको पढ़नी है जल संधियाँ। जल संधियाँ पढ़नी हैं तो एक यूरोप महाद्वीप के खनिज पढ़ने हैं, और खनिजों के साथ ही यूरोप महाद्वीप के उद्योग पढ़ने हैं। और उद्योगों के बाद देखोगे तो फिर यूरोप महाद्वीप के प्रमुख विशेषताएं अपन के यूरोप महाद्वीप के प्रमुख जो देश हैं और उन देशों की मुख्य मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो ये अपन को एक एक करके इसमें ध्यान रखना है। अब इनको एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। पहले आप इसको लिख लें एक बार कंप्लीट, और फिर अपन एक पूरा मैप बना के और फिर इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो एक बार आप इसको बनाएं, फिर अपन आगे चलते हैं। एक बार लिखें आप इसको, फिर अपन आगे चलते हैं। एक बार इतना नोट कर लें आप। फिर यूरोप महाद्वीप का पूरा मैप से लेके अपन इसको चर्चा करते हैं यूरोप महाद्वीप की। एक बार नोट कर लेना भी, फिर आगे चलते हैं और फिर पूरे महाद्वीप को एक मैपिंग के माध्यम से अपन इसको देखते हैं। ठीक है भाई, कंप्लीट है। अब देखो, अब अपन जो यूरोप महाद्वीप के सबसे पहले जो चर्चा करेंगे यूरोप महाद्वीप में, वो सबसे पहले चर्चा करेंगे इसके पर्वत, इसकी नदियाँ और जल संधियाँ, तीन चीज़ों को लेके, और एक झीलें भी। ये एक मैप में आराम से आ जाएंगी क्योंकि 3-4 मैप अपन को तैयार करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं, पर्वत है, नदियाँ हैं, जल संधियाँ हैं और झीलें, और चारों तरफ की इसका जो बाउंड्री वाला भाग है यूरोप महाद्वीप का। अब आराम से समझना भी, कोई लिखे नहीं, पहले आप आराम से समझें। अब अपन बात कर रहे हैं यूरोप महाद्वीप। अब इसको आराम से समझना भाई, और ये इस तरीके से अपन चलते हैं यूरोप महाद्वीप में। तो ध्यान देना भाई, इधर से अपन ले लेते हैं इसको कंप्लीट। यहाँ से आप देखें यूरोप महाद्वीप, इधर से देख तो सागर पड़ेगा, एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर के बाद जैसे आप आगे चलेंगे तो ये आ जाएगा इसमें एक अजोब सागर, ये बड़े रूप में काला सागर, और फिर यहाँ मरमरा सागर, और फिर इस तरीके से यूरोप वाला भाग फैला हुआ है। और फिर इधर से जब आप चलेंगे यूरोप महाद्वीप में तो थोड़ा इधर चलेंगे प्रेनीज, फिर इधर चलेंगे तो एक सागर आ जाता है उत्तरी सागर, फिर उत्तरी सागर के बाद आप देखते हैं तो एक आ जाता है बाल्टिक सागर, फिर ये स्कैंडिनेविया पर्वत हैं, और फिर ऊपर देखोगे तो अंटार्कटिका है पूरा, ये इधर से। और इधर से जब आप देखते हो, जब आगे चलते हो तो यहाँ एक झील आ जाती है, फिर कैस्पियन सागर के नाम से जिसको जाना जाता है, कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर से फिर ये सीमा इस तरीके से बनती है, और ये अपना बना हुआ है कौन सा, यूरोप महाद्वीप। अब यूरोप महाद्वीप की एक बार स्थिति को समझते हुए चलना, कहाँ क्या क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ देखना भी, ये यूरोप महाद्वीप का एक भाग, और ये जो यूरोप महाद्वीप का एक भाग है इसका नाम अजोब सागर। पहले मैं एक एक का नाम लिख रहा हूँ, फिर इनकी अपन विशेषताएं पढ़ेंगे। तो ये तो हो जाता है अजोब सागर, और फिर ये बड़े रूप में जो फैला हुआ है, देखो इस तरीके से ये बड़े रूप में एक भाग आपको दिखाई देगा, और ये जो फैला हुआ है इसका नाम है काला सागर। ये अजोब सागर हो गया।
और ये देखोगे तो काला सागर हो गया। और काला सागर के बाद जब देखते हो तो यहाँ जब आप देखोगे और इस तरीके से ये एक सागर हो गया मरमरा सागर, ये मरमरा सागर हो गया। और इधर से जब आप देखते हो ये स्थिति, तो ये पूरी अफ्रीका की स्थिति हो गई। इधर इधर देखें तो ये एक महाद्वीप हो गया अफ्रीका, और अफ्रीका और यूरोप के बीच में एक सागर हो गया, और इस सागर का नाम है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जो अपन कहीं यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। और यहाँ जब देखते हो तो ये ध्यान देना भी, ये यूरोप का एक सागर जिसको नाम दिया जाता है एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक एक सागर है जिसका नाम है एड्रियाटिक सागर। जहाँ देखोगे तो एक नदी अपन पढ़ेंगे पो नदी, पो नदी देखोगे तो एड्रियाटिक सागर में जले गिराती है। और यहाँ से जब देखोगे तो ये पड़ता है, इसका नाम है कैस्पियन सागर, ये पड़ता है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। अच्छा, कैस्पियन सागर के बाद जो ये आपको पर्वत दिखाई देगा, इस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। ये यूराल पर्वत है। और यूराल पर्वत के इधर तो आप देखोगे तो एक महाद्वीप आ जाएगा एशिया, और इधर देखोगे तो महाद्वीप आ जाएगा यूरोप। इधर रूस है, इधर यूरोपीय रूस है, और इधर एशियाई रूस है। अब इसमें जब अपन आगे चलते हैं, थोड़ा इधर आते हैं, तो ये एक सागर पड़ता है, ध्यान देना भाई। और इस सागर का नाम है उत्तरी सागर। ये एक सागर पड़ता है जिसका नाम उत्तरी सागर है। और यहाँ जब आप देखते हो तो एक सागर आपको दिखाई देगा इस तरीके से, और इसका नाम है बाल्टिक सागर। ये आप देखते हैं तो एक सागर बाल्टिक सागर। और फिर इधर जब आप देखते हैं तो ये वाला जो भाग है इधर की साइड में आपको दिखाई देगा एक, और इसका नाम हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन में देखोगे तो ये देशों का समूह है। फिर अपन देशों का अलग से समूह पढ़ेंगे। स्कैंडिनेवियाई देशों का समूह है, ग्रेट ब्रिटेन का समूह है, यूनाइटेड किंगडम में देखोगे तो देशों का समूह है, तो अलग से पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ ध्यान रखना क्या है भाई, ग्रेट ब्रिटेन। फिर इधर देखोगे तो एक महासागर आ जाता है, इसका नाम है आर्टिक। ये आर्टिक महासागर है। और फिर इधर चलें तो एक महासागर आ जाता है, इसका नाम है अटलांटिक। यहाँ देखोगे तो अटलांटिक महासागर आ जाता है, अटलांटिक महासागर। फिर इधर अपन देखें तो एशिया का भाग आ जाता है। तो ये तो अपन ने कुछ जानकारी के रूप में इसमें लिखी है कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। अब इसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जल संधियाँ। पहले जितनी भी जल संधियाँ मैं नोट कर रहा हूँ एक बार ध्यान देना, इधर से ध्यान देना भी। पहले जल संधियों को देखते हैं, और एक जल संधि ध्यान देना भी, ये जल संधि एक, और ये जल संधि देखो अजोब सागर से और काला सागर को जोड़ती है। अजोब सागर से और काला सागर को जोड़ रही, दिखाई दे रही है। और अजोब सागर और काला सागर को जो जल संधि जोड़ती है, इस जल संधि का नाम है करेच जल संधि। एक जल संधि जिसका नाम है करेच जल संधि। अच्छा, करेच जल संधि देखो स्पष्ट दिखाई दे रही होगी, किस किस को जोड़ती है, तो अजोब सागर से और काला सागर को जोड़ती है। फिर इधर से देखोगे तो काला सागर और मरमरा सागर, ये ध्यान देना भी, इधर से एक जल संधि हो जाएगी ये। और ये जल संधि देखोगे तो काला सागर से और मरमरा सागर को जोड़ती है। और काला सागर से मरमरा सागर को जो जोड़ती है उसका नाम है बासफोरस। बासफोरस जल संधि, बासफोरस जल संधि। ये दो जल संधियाँ हुई, करेच जल संधि है और बासफोरस जल संधि है। फिर इधर से अपन आगे चलें इधर, तो यहाँ ध्यान देना भी एक जल संधि जो बाल्टिक सागर से उत्तरी सागर को जोड़ती है, ये ध्यान देना भाई। ये देखोगे तो बाल्टिक सागर से और उत्तरी सागर को जोड़ती है। और बाल्टिक सागर से उत्तरी सागर को जो जल संधि जोड़ती है इसका नाम है कील नहर, ये ध्यान देना भी।
इस जल संधि का नाम है कील नहर। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बार बार रिपीट हुआ है। कील नहर किस किस को जोड़ती है? तो बाल्टिक सागर से उत्तरी सागर को जोड़ती है। और इधर से फिर अपन कहें कि ये ग्रेट ब्रिटेन वाला भाग हो गया उत्तरी सागर, और अटलांटिक को जोड़ती है। जबकि अपन कहें कि ग्रेट ब्रिटेन से और इधर फिर कहें कि फ्रांस को अलग करती है। और इस जल संधि का नाम हो जाएगा डोवर जल संधि। ये जल संधि ध्यान रखना कौन सी हो जाएगी? डोवर जल संधि। ये डोवर जल संधि है। और फिर इधर जब आप देखते हैं अटलांटिक से भूमध्य सागर को जोड़ती है। अपन कहीं अफ्रीका और यूरोप के बीच में एक जल संधि है, और इस जल संधि का नाम है जिब्राल्टर। ये है जिब्राल्टर जल संधि। और जिब्राल्टर जल संधि भी देखेंगे तो ये यूरोप और अफ्रीका के मध्य है, जो अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है। ये जिब्राल्टर जल संधि है। अब एक बार इन जल संधियों को देखना भाई। जल संधि करेच जल संधि जो अजोब सागर से काला सागर को जोड़ती है। बास्फोरस जल संधि जो काला सागर से मरमरा सागर को जोड़ती है। इधर से जिब्राल्टर जल संधि जो अटलांटिक से भूमध्य सागर को जोड़ती है। डोवर जल संधि जो इधर अपन के उत्तरी सागर से इंग्लिश चैनल या फिर अटलांटिक, क्योंकि यहाँ जब देखते हो तो एक चैनल पड़ता है यहाँ, और इसका नाम है इंग्लिश चैनल। ये पड़ता है इंग्लिश चैनल। तो अपन कहें इंग्लिश चैनल को जोड़ती है, अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, जो इधर से अपन कहें कि ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य स्थित है, क्योंकि ऊपर वाला भाग जर्मनी है और नीचे देखें तो फ्रांस पड़ता है। ये तो हो जाएंगी यहाँ जल संधियाँ। अब यहाँ के पर्वत देखना एक बार, पर्वत और नदियाँ दोनों को एक साथ ही देखते हैं। यहाँ से ध्यान देना भी, एक नदी देखोगे तो यूराल पर्वत से निकली, और यूराल पर्वत से निकलकर और एशिया व यूरोप की सीमा बनाती हुई, और ये देखो तो कैस्पियन सागर में जल गिराती है। ये नदी कैस्पियन सागर में जल गिरा रही है, और इस नदी का नाम हो जाएगा यूराल नदी। ये यूराल नदी, और यूराल नदी का उद्गम भी कहाँ से हुआ? यूराल पर्वत से। फिर इधर से देखें यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, जो इधर से अपन कहीं वल्डाई पर्वत से निकलती है, और ये भी कैस्पियन सागर में जाती है। वल्डाई पर्वत जो रूस में पड़ता है, यहाँ से तो निकलती है एक पर्वत से जो रूस में पड़ता है, और फिर यहाँ से निकल के और ये भी कैस्पियन सागर में जल ले जाती है। और इस नदी का नाम हो जाएगा वोल्गा नदी। इस नदी का नाम क्या हो जाएगा? वोल्गा नदी। और वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। और फिर यहीं देखोगे तो दो झील पड़ती हैं, इनको भी यहीं याद कर लेना। ये दो झील पड़ती हैं, एक यहाँ आप देखें लाडोगा झील है और ओनेगा झील है। ये यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, लाडोगा है, ओनेगा है। तो इस झील का नाम तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा? लाडोगा झील। ये तो हो जाएगी लाडोगा झील, और इस झील का नाम हो जाएगा ओनेगा झील। तो ये यूरोप महाद्वीप के दोनों की दोनों ही रूस वाले भाग में लाडोगा झील है, ओनेगा झील है। यूरोप की सबसे बड़ी झील लाडोगा झील है, जो रूस वाले भाग में पड़ती है। और फिर इधर से अपन कहें दो नदियां हो गई, यूराल और वोल्गा। और फिर इधर से आप देखें तो एक पर्वत पड़ता है, ध्यान देना भी, एक पर्वत का विशेष रूप से ध्यान देना थोड़ा सा। यहाँ से देखें, एक पर्वत काला सागर से निकलता है इस तरीके से, और काला सागर से कैस्पियन सागर तक है। ये एक पर्वत श्रेणी ध्यान देना भाई, जो काला सागर से लेकर और कैस्पियन सागर तक एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है इस तरीके से। और इस पर्वत श्रेणी का नाम है, ये जो पर्वत श्रेणी इसका नाम है काकेशस पर्वत। ध्यान देना भाई, इस पर्वत का नाम है काकेशस पर्वत। और काकेशस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, ये काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो गई। और काकेशस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है
इसका नाम है माउंट एलब्रूस। ये माउंट एलब्रूस है, और माउंट एलब्रूस आप देखें तो फिर ये यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एलब्रूस, जो अपन कहें 5642 मीटर इसकी ऊंचाई है, 5642 मीटर। और यूरोप महाद्वीप की ये सबसे ऊंची चोटी है माउंट एलब्रूस। फिर यहाँ देखें तो एक पर्वत और ध्यान देना भाई, एक पर्वत इस तरीके से आप देखें, ये एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है यहाँ, ये एक पर्वत श्रेणी हो गई, और इस पर्वत श्रेणी का नाम है आल्प्स पर्वत। ये कौन सा पर्वत हो जाएगा भाई? आल्प्स पर्वत। ये आल्प्स पर्वत है। हालांकि जब आपने ऑस्ट्रेलिया पढ़ा था तो उसमें एक पढ़ा होगा न्यूजीलैंड में दक्षिण आल्प्स पर्वत, तो दक्षिण आल्प्स पर्वत तो न्यूजीलैंड में है, और ये जो आल्प्स पर्वत पड़ता है ये यूरोप में है। और इस आल्प्स पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लांक, जो यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देना, इस आल्प्स पर्वत से नदियाँ निकलती हैं। एक नदी आल्प्स पर्वत से निकलकर और उत्तरी सागर में जल गिराती। देखो ध्यान देना भाई, आल्प्स पर्वत से निकली और फिर उत्तरी सागर में जल गिराती है, और इस नदी का नाम है राइन नदी। ये कौन सी नदी हो जाएगी? राइन नदी। और फिर राइन नदी की भी एक सहायक नदी है, इस राइन नदी की भी एक सहायक नदी है इस तरीके से, जो फ्रांस में बहती हुई आके और राइन नदी में मिल जाती है। वैसे तो राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्तम नदी है, क्योंकि इस नदी के माध्यम से व्यापार किया जाता है। इसी नदी के किनारे यहाँ देखोगे तो नीदरलैंड में रोटरडैम बंदरगाह स्थित है, जो यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, राइन नदी की एक सहायक नदी है, नाम सुना होगा, जहाँ सबसे ज़्यादा विश्व में कोयले का उत्पादन होता है, वहाँ का उसको रूर प्रदेश कह देते हैं। जैसे भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर का पठार है। तो इस राइन नदी की भी एक सहायक नदी है, और उस सहायक नदी का नाम है रूर नदी। और ये रूर नदी कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है विश्व भर में। तो एक तो राइन नदी होगी आल्प्स पर्वत से, और आल्प्स पर्वत से एक नदी और देखोगे तो ये भी आल्प्स से निकलकर और इधर यूं भूमध्य सागर में जल गिराती है। आल्प्स पर्वत से निकली और भूमध्य सागर में जल गिराती है, और इस नदी का नाम है रोन नदी। ये कौन सी नदी हो जाएगी? रोन नदी। फिर एक आल्प्स पर्वत से एक नदी निकलती है, और ये फिर देखो तो एड्रियाटिक सागर में जल गिराती है। ये भी यहीं से निकलती है, और इस नदी का नाम है पो नदी। ध्यान देना भाई। और इसी पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। पो नदी को क्या कहते हैं? इटली की गंगा। और यहीं अपन देखें तो इसी आल्प्स पर्वत की मैंने अभी बताई थी जो सबसे ऊंची चोटी है, इस आल्प्स पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट ब्लांक। ये ध्यान देना भी, दिखाई दे रही होगी, ये इस आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, और इस सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट ब्लांक। चेंज कर देता हूं मैं, सबसे ऊंची चोटी इसकी है माउंट ब्लांक। माउंट ब्लांक। और माउंट ब्लांक की ऊंचाई है 4807 मीटर। 4807 मीटर है, जो कि अपन कहें कि यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ये यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लांक। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एलब्रूस। फिर इधर जब आप देखते हैं यूरोप महाद्वीप में तो 3 नदियां जो काला सागर में जल गिराती हैं। इधर से अपन के एक नदी, ये काला सागर में जल गिराने वाली 3 नदियां हैं। एक नदी ये भी देखो तो काला सागर में जल ले जा रही है। फिर एक नदी इस तरीके से देखो तो ये भी काला सागर में जल ले जा रही है। और फिर इधर से देखें तो ये नदी, 3 नदियां हैं जो फिर काला सागर में जल ले जाती हैं, निपर, निस्टर और डैन्यूब। तो इस नदी का नाम तो क्या हो जाएगा भाई? निपर नदी। ये तो निपर नदी हो जाएगी। अच्छा, निपर नदी के बाद एक नदी हो जाएगी निस्टर, और निस्टर नदी के बाद एक नदी हो जाएगी डैन्यूब नदी। कौन सी भाई? डैन्यूब। और ये डैन्यूब नदी है जिसके किनारे तो यूरोप के काफ़ी शहर भी बसे हुए हैं। विश्व में यदि सबसे ज़्यादा 10 शहरों में से जाती है
तो डैन्यूब नदी है, ठीक है, लेकिन यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। तो यहाँ से अपन देखें पर्वत, और फिर एक पर्वत इधर भी पड़ता है जिसका नाम है प्रेनीज पर्वत, और एक पर्वत यहाँ पड़ता है जिसका नाम है स्कैंडिनेविया पर्वत। एक पर्वत पड़ता है और इस पर्वत का नाम है स्कैंडिनेविया। ये स्कैंडिनेविया पर्वत है। और इधर देखोगे तो फिर एक पर्वत पड़ता है प्रेनीज पर्वत। इधर जब आप देखते हैं तो एक पर्वत श्रेणी पड़ती है और इसका नाम है प्रेनीज पर्वत। यहां लिख देता हूं इसका नाम प्रेनीज। यहां एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है प्रेनीज पर्वत, बाकी मैं अलग से लिखवाऊंगा इनको एक एक करके। तो ये अपन ने यूरोप महाद्वीप की कुछ जानकारियां एक मैप में देखी हैं, जहां अपन ने जल संधियां देखी हैं, इसकी नदियां देखी हैं और इसके पर्वत। तीन चीज अपन ने देखी हैं, जल संधियां, पर्वत और नदियां। फिर इनको अपन एक एक करके नोट करेंगे। पहले जल संधियां लिखेंगे, फिर इसके बाद इसके पर्वत लिखेंगे, फिर इसकी नदियां लिखेंगे। अब आप एक बार इसको नोट कर लें, फिर अपन आगे चलते हैं। एक बार नोट करें भाई, फिर अपन आगे चलते हैं इसी में। आराम से नोट करें आप, आराम से लिखें आप चीज़ों को। बाकी तो मैंने कहा एक एक चीज़ में नोट भी करवाऊंगा अलग से, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि मैप में ही चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, चलें आगे इसी क्रम में। अब इनको एक एक करके लिखते हैं ताकि और अच्छे से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले हेडिंग डालना यूरोप महाद्वीप की जल संधियां। पहली हेडिंग डालें यूरोप महाद्वीप की जल संधियां, ये आपकी पहली हेडिंग हो जाएगी, यूरोप महाद्वीप की जल संधियां। और जल संधियों में अपन आगे चलते हैं इसी क्रम में। जो यूरोप महाद्वीप की जल संधियां हैं, एक एक करके यूरोप महाद्वीप की जल संधियों को मैंने सीधा ही लिख दिया है, क्योंकि आपने समझ तो कंप्लीट लिया, अब आपको लिखना है। आप देखो इसी में एक जल संधि का नाम लिखना। सबसे पहले लिखना जिब्राल्टर जल संधि। सबसे पहले आप एक जल संधि का नाम लिखेंगे जिब्राल्टर जल संधि। लिखें भी जिब्राल्टर जल संधि।
और जिब्राल्टर जल संधि में भी आपने देखा है कि यूरोप से अफ्रीका को अलग करती है और भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। यह जल संधि भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से प्रसिद्ध है, या अपन कहें कि भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। भूमध्य सागर की कुंजी कह सकते हैं या फिर भूमध्य सागर का इसको प्रवेश द्वार कह सकते हैं। प्रवेश द्वार, इसको भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। उसके बाद बोनीफोरियो एक जल संधि है जो इटली के सार्डिनिया व फ्रांस के कोर्सिया द्वीप को अलग करती है। टाइरेनियन सागर व भूमध्य सागर को जोड़ती है। अलग से एक जल संधि मैंने लिखी है, ये ध्यान रखना, किसको? टाइरेनियन सागर व भूमध्य सागर को जोड़ती है। टायरियन सागर जो भूमध्य सागर के ऊपरी भाग में स्थित है, तो अपन कहेंगे टायरियन सागर व भूमध्य सागर को जोड़ती है। फिर उत्तरी चैनल है, ये उत्तरी आयरलैंड व स्कॉटलैंड को जोड़ता है। वह उत्तरी सागर अभी आपने देखा, तो उत्तरी सागर में कौन सा आ जाता है? उत्तरी आयरलैंड वाला भाग इसमें आ जाता है। तो अपन कहें उत्तरी आयरलैंड व स्कॉटलैंड को अलग करता है, क्योंकि जो भी जल संधि होती हैं वो दो स्थलीय भाग को अलग करती हैं और हमेशा जलीय भाग को जोड़ती हैं। तो अपन कहें कि ये उत्तरी आयरलैंड से स्कॉटलैंड को तो अलग करती हैं, और इधर से देखो आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती हैं। ये आयरिश सागर को फिर अपन के अटलांटिक महासागर से जोड़ती हैं। उसके बाद डोवर जल संधि, और ये फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है। डोवर जल संधि अभी आपने देखा था, ये फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है, और ऐसा भी लिख सकते हैं उत्तरी सागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं आप डोवर जल संधि में उत्तरी सागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को जोड़ती ऐसा भी कह सकते हैं। भाई फ्रांस से ग्रेट ब्रिटेन को अलग करती है, लेकिन उत्तरी सागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ती भी है ये। उसके बाद देखें सेंट जॉर्ज चैनल, आयरलैंड गणराज्य ग्रेट ब्रिटेन को अलग करता है, आयरिश सागर को सेंटलिक सागर से जोड़ता है। अपन के अलग भी करता है और जोड़ता भी है। इसका नाम है सेंट जॉर्ज चैनल। ये अपन कहें आयरलैंड से गणराज्य को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करता है। आप ऐसा कह सकते हैं आयरलैंड से ग्रेट ब्रिटेन के मध्य है, और ये आयरिश सागर को सेंटलिक सागर से जोड़ता है। मतलब जोड़ता भी है और ये अलग भी करता है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। एक बार इनको नोट करें फिर आगे चलते हैं। एक बार नोट करें भाई, जल्दी जल्दी आप इनको लिख लें ताकि कोई गलत नहीं हो प्रश्न। आप एक बार इनको लिखें। हो गया भाई, ठीक है यहाँ तक? हाँ, आराम से आप लिखें इनको। उसके बाद देखें तो फिर एक आ जाता है मैसीना जल संधि, और मैसीना है ये इटली के सिसिली द्वीप को इटली प्रायद्वीप से अलग करती है। ये ध्यान देना भाई, जो इटली में ही स्थित है और वो इटली के सिसिली द्वीप और इटली के प्रायद्वीप को अलग करती है, तो ये तो ध्यान रखना कौन सी हो जाएगी? मैसीना। और यहाँ से देखोगे ये टायरेनियन सागर को ओनियन सागर से जोड़ती है। मैंने कहा ना दो जलीय भागों को जोड़ती है। और फिर अपन कहें टायरेनियन सागर से आयोनियन सागर को ये जोड़ती है। फिर उसके बाद आ जाती है ओट्रेंटो जल संधि। ओट्रेंटो जल संधि ये इटली को बाल्कन प्रायद्वीप के अल्बानिया देश से अलग करती है, और एड्रियाटिक सागर को
आयोनियन सागर से जोड़ती है। अभी आपने देखा एड्रियाटिक सागर, इस एड्रियाटिक सागर से जो आयोनियन सागर को जोड़ती है उस जल संधि का नाम है ओट्रेंटो जल संधि। ध्यान देना किस किस को जोड़ती है, एड्रियाटिक सागर से आयोनियन सागर को जोड़ती है। फिर उसके बाद एक जल संधि आ जाती है कर्च जल संधि, या कर्च जल संधि का वो दूसरा नाम भी लिख सकता है करेच जल संधि। कर्च को करेच लिख सकता है, जो देखो अजोब सागर से काला सागर को जोड़ता है। ऐसा आपने लिखा था अभी, अजोब सागर से काला सागर को जोड़ता है। लेकिन अलग किसको करता है, तो क्रिमिया प्रायद्वीप को रूस की मुख्य भूमि से अलग करता है। जो क्रिमिया प्रायद्वीप है अपन कहीं कि रूस से अलग करता है, जबकि अजोब सागर से काला सागर को ये जोड़ता है। बास्फोरस जल संधि, बास्फोरस भी लिख सकता है और इसको ऐसे भी लिख सकता है बास्फोरस, कोई भी एक नाम हो सकता है। ये वही देखो मरमरा सागर से काला सागर को जोड़ता है, मरमरा सागर से काला सागर को जोड़ता है। और उसके बाद अपन कहीं इधर से तुर्की के इंतांबुल को तुर्की की मुख्य भूमि से अलग करता है। अपन के तुर्की को अलग करता है, तुर्की को दो भागों में बांटता है। और फिर आ जाता है दर्देनेल्स जल संधि, और ये मरमरा सागर से एंजियन सागर को जोड़ती है, मरमरा सागर से एंजियन सागर को जोड़ती है, या फिर बाल्कन प्रायद्वीप को अनातोलिया प्रायद्वीप से अलग करती है। यहाँ देखो अनातोलिया प्रायद्वीप जो अपने एशिया में पड़ता है, तो ऐसा भी कह सकते हो एशिया और यूरोप को अलग करता है। तो उस जल संधि का नाम क्या है, दार्देनेल्स जल संधि। तो ये तो अपन कहीं इसकी क्या होगी भाई, जल संधियाँ हो गई। एक बार इनको भी नोट करना, पहले आपने ये जल संधियाँ लिखी और फिर आप इन जल संधियों को भी नोट करें। फिर आगे चलते हैं, लिखें भाई इन जल संधियों को भी सेम इसी तरीके से आप नोट कर दें। आराम से लिखें, लेकिन आप लिखें इनको, ये जरूर ध्यान रखें।